सवेरा के इस बेहद खास अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स। और आपको बता दें, इस वक्त भारत में चल रहा है लोकतंत्र का पर्व। कल हुए चौथे चरण के मतदान में काफी अच्छा उत्साह और काफी सकारात्मक तस्वीरें सामने आई, पिछली बार से थोड़ा बेहतर, और उम्मीद यही है कि आने वाले चरणों में ये और बेहतर होने जा रहा है। इसी के साथ आज का दिन भी बहुत खास है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर काशी से भरेंगे अपना नामांकन पत्र। उसकी भी होगी एक खास तौर पर हमारी स्पेशल कवरेज। और अगले 1 घंटे तक आपके साथ रहूंगी मैं, जया सिन्हा, और मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकुल शर्मा। शुक्रिया जया। सभी हमारे दर्शकों को सुप्रभात। और जैसा हम आज बात कर रहे हैं कि आज का जो दिन है वो अपने आप में बेहद खास है, और आज का जो ये नया सवेरा है ये भी खास है। ना सिर्फ प्रधानमंत्री अपना नामांकन जो भरने जाएंगे, इसके अलावा बहुत कुछ खास होगा। देश और दुनिया में क्या कुछ नया है, सारी जानकारी आपको देंगे अगले 1 घंटे के दौरान। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वाराणसी में नामांकन भरने से पहले भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोशल मीडिया पर साझा वीडियो में काशी से अपने जुड़ाव को बताया अद्भुत। आज काल भैरव की पूजा के बाद भरेंगे पर्चा। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा केंद्रीय मंत्री और तमाम बड़े नेता होंगे शामिल। नामांकन के बाद प्रधानमंत्री मोदी झारखंड के कोडरमा में करेंगे चुनावी रैली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अमेठी में, तो अमित शाह बंगाल में संभालेंगे मोर्चा। झांसी में एक तरफ राहुल अखिलेश की संयुक्त रैली होगी, तो वहीं मायावती भी करेंगी प्रचार। मल्लिकार्जुन खड़गे गोरखपुर और योगी आदित्यनाथ दरियाबाद में भरेंगे हुंकार। कैंसर से जंग हार गए वरिष्ठ बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी। आज दिल्ली से पटना लाया जाएगा पार्थिव शरीर। प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी दल के नेताओं ने जताया शोक। संदेश खाली की महिलाएं एक बार फिर तृणमूल और स्थानीय पुलिस के मिलीभगत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर उतरी। गांव की सड़कों पर पहरेदारी करने को मजबूर है महिलाएं। आंधी तूफान के कारण मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा घायल। बचाव अभियान जारी। होर्डिंग कंपनी के मालिक के खिलाफ केस दर्ज। आज से 25 मई तक फ्रांस में दिखेगी 77वें कान फिल्म फेस्टिवल की धूम। भारत पर्व में सेव द डेट का होगा विमोचन। दुनिया भर के बड़े चेहरे रेड कार्पेट की बढ़ाएंगे शान। और बारिश ने फिरा गुजरात टाइटंस के अरमानों पर पानी। प्लेऑफ की दौड़ से बाहर। वहीं आज दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में होगी भिड़ंत। तो सुर्खियों के बाद आइए शुरुआत करते हैं 24 की चुनौती के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार वाराणसी से नामांकन भरने जा रहे हैं। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव से अनुमति लेकर प्रधानमंत्री पर्चा दाखिल करेंगे। लेकिन पीएम ने थोड़ी देर पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने अपनी भावनाएं जाहिर की हैं और कहा है कि काशी के साथ उनके रिश्ते को वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिश्ता अद्भुत है, अभिन्न और अप्रतिम है। आप भी देखिए प्रधानमंत्री का ये वीडियो। न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूं, आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। 10 साल बीत गए, काशी से इतना नाता जुड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूं तो यही कहता हूं, मेरी काशी। एक मां बेटे का जैसा वो रिश्ता
मैं मेरी काशी के साथ लोकतंत्र है, लोगों से आशीर्वाद भी मांगेंगे और लोग आशीर्वाद देंगे भी, लेकिन ये रिश्ता जनप्रतिनिधि वाला नहीं है। ये रिश्ता किसी और ही अनुभूति का है जो मैं फील करता हूं। कर्म ही है धर्म मेरा, धर्म ही है मेरा जीवन, जीवन ही तो देश मेरा, देश ही मेरा तन मन। विकास की लहरें उठी, धरती हो गई और पावन, माँ गंगा को शीश झुका के करने आया हूँ मैं नमन। काशी के साथ मोदी जी का अटूट नाता है ही ऐसा कि जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमार मन नहीं मानेगा। 10 साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनैला, अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। काशी हमारे भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी है ही, पर 10 साल पहले देखें तो बनारस के सिर पर तारों का जाल, घाट घाट गंदे बेहाल, ट्रैफिक जाम, अटकते लटकते भटकते काम, भक्तों को अपार कष्ट और पर्यटक त्रस्त। फिर काशी ने चुना नमो को तो 10 साल में तारों के जाल की जगह अंडरग्राउंड केबल्स हैं। जहां जाम लगता था वहां आज शानदार फ्लाईओवर्स हैं। अब दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, यहां वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन दिखते हैं। काशीवासियों को समृद्धि के नए मार्ग खुले मिलते हैं। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल, दुनिया का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज, ये नए काशी की पहचान है। अब नए पक्के घाटों पर एलईडी चमकती है। काशी अपनी विरासतों का गुणगान करती दिखती है। मोदी जी ने दुनिया भर के मेहमानों को काशी के रंग में रंग दिया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को। तो पीएम के नामांकन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत करीब 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो यानी कि ये काफी भव्य होने जा रहा है आज प्रधानमंत्री का ये नामांकन का पूरा कार्यक्रम। सोमवार को विशाल रोड शो और बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने के बाद आज वाराणसी से सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी कोतवाल से अनुमति लेकर नामांकन दाखिल करने वाले हैं। ये तीसरा अवसर होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट के लिए पर्चा दाखिल करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा शासित और गठबंधन वाले 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पदाधिकारियों की भी मौजूदगी रहेगी। भाजपा नेताओं के मुताबिक नामांकन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा शामिल होंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नामांकन में शामिल होंगे। साथ ही एनडीए के प्रमुख घटक दल लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे।
नामांकन से पहले प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा को नमन कर सकते हैं। उनका क्रूज से नमो घाट तक जाना भी प्रस्तावित है। यहां से प्रधानमंत्री काल भैरव मंदिर जाएंगे, जिसके बाद नामांकन भरने कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। नामांकन के बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी करेंगे। इससे पहले वर्ष 2014 और 19 में प्रधानमंत्री इस सीट से शानदार जीत हासिल कर चुके हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने 2 सीट गुजरात की वडोदरा और उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से चुनाव लड़ा। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 की बात करें तो प्रधानमंत्री दूसरी बार इस सीट से खड़े हुए। ये तीसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कल के रोड शो में जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा था, उसने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री के नामांकन को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों में भी खासा उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सीधे तौर पे देखा जाए विजया, लोग काफी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री को लेकर। काशी, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मेरी काशी है। बिल्कुल। और लोकसभा चुनाव 2024 की अगर हम बात करें तो आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज वाराणसी से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं वाराणसी। हमारे 4 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र मिश्र, रामेंद्र सिंह, विकास सिंह वहां पर मौजूद हैं, और दशाश्वमेध घाट पर हरिकेश बहादुर गौतम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आइए सबसे पहले रुख करते हैं विकास का। विकास, जिस तरह से हमने कल देखा कि एकदम गुलजार हुई वाराणसी और जो हुजूम उमड़ा रोड शो में, जो उसकी भव्यता और दिव्यता के दर्शन हमने किए। प्रधानमंत्री रात को वहीं रुके और आज सुबह से ही उनका कार्यक्रम शुरू होगा नामांकन का। क्या कुछ रहने वाली हैं आज की अहम कार्यक्रम? सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह से प्रधानमंत्री आगे आगे बढ़ेंगे, नामांकन तक जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने जैसा बताया कि कल जो हुआ था वाराणसी में, वो रोड शो कहानी बता रहा था। आज नामांकन होने वाला है, वो परिणाम की कहानी बता रहा था 10 साल के बदलाव की कहानी बता रहा था कि बनारस में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, वो है अपने मोदी के प्रति काशी वासियों का प्रेम। वो दिखा। और पीएम मोदी सबसे पहले वाराणसी के दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे आएंगे, गंगा का पूजन अर्चन करेंगे और इसके बाद से यहाँ से क्रूज के द्वारा जाएंगे और काल भैरव के आशीर्वाद लेने के बाद वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और इसके बाद उपरांत कार्यकर्ताओं के साथ उनकी एक बैठक भी है। तो हम देखते हैं काशी को, जब यहाँ पे दशाश्वमेध घाट आ रहे हैं, इस पूरे घाट अगर बात करते हैं, लगभग 100 से ज़्यादा घाट है काशी में, लेकिन दशाश्वमेध घाट का विशेष महत्व है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये गंगा का प्रति जो उनका प्रेम लगाव था, जो पहले दिन से ही यहाँ पे शुरुआत हुई थी, यहाँ पर गंगा को पावन और निर्मल करने की, वो चीज़ अब दिखने लगी है यहाँ पर। काशी में तो इससे पहले तमाम, अगर सदियों से हम बात करते हैं, तमाम सारे रजवाड़े भी रहे, उसके बाद सरकारें आई रहीं, लेकिन पहली बार सर्वांगीण विकास हुआ, हर क्षेत्र का विकास हुआ। यहाँ पर घाट से लेकर पूरे शहर, पूरे क्षेत्र, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम बड़े कार्य हुए। काशी की इतनी बड़ी तस्वीर कभी नहीं बदली, सदियों से नहीं बदली, जो इन 10 वर्षों में बदली है। ये पूरी कहानी बता रही है। ये काशी वासियों का प्रेम लगाव लगातार इसी बात को दिखा रहा था कल शाम को, और आज भी ये लगातार है। पूरे घाटों में अभी से लोग इंतजार कर रहे हैं, पलके बिछाए बैठे हुए हैं कि उनके पीएम मोदी यहाँ आ रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, जो स्थिति आप बता रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जो बदलाव लोगों ने देखा है। शैलेंद्र, आपसे भी जानना चाहेंगे, जब हम आधारभूत ढांचे की बात करते हैं, वो बदलाव हर कोई देख रहा है, लेकिन लोगों का एक जो जुड़ाव है, और ख़ासतौर से काशी के जो लोग हैं, प्रधानमंत्री जब परिवारजन की बात करते हैं, सभी देशवासियों को उसमें गिनते हैं, लेकिन जो काशी के लोग हैं, उनके साथ एक अलग ही जुड़ाव, और वही जुड़ाव प्रधानमंत्री भी अब महसूस करते हैं, और हर शायद काशी का जो नागरिक है वो भी महसूस करता है। मुकुल, बिल्कुल आपने सही कहा। और आप देखिए 2014 से 2019 और 2019 से 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन के लिए आज जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, डीएम कलेक्ट्रेट, उसके ठीक सामने हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, हमारे कैमरामैन शंभू नाथ जी दिखाएंगे कि यही वो जगह है जहाँ पर
अंदर कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करेंगे तीसरी बार। और आज का दिन जो चुना गया है, हम देखें कि मान्यताओं के हिसाब से आज ही के दिन ये कहा जाता है कि माँ गंगा प्रकट हुई थी, और उस दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने जा रहे हैं। उससे ठीक पहले एनडीए के नेताओं की बैठक है, जो कहा जा रहा है कि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी रहेगी आज के दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:40 के आसपास नामांकन करेंगे शुभ मुहूर्त में। एनडीए एक एकजुटता का संदेश, और यहाँ से एक संदेश दिया जाएगा वाराणसी से, जहाँ हम जानते हैं कि अंतिम चरण में यहाँ पर मतदान होना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का रोड शो सभी ने देखा। 2014 में जब प्रधानमंत्री नामांकन के लिए आए थे, आपने एक 6 मिनट का वीडियो भी संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुनाया। उसमें वाराणसी और काशी के विकास की चर्चा है। आप देखें, जब प्रस्तावकों का नाम आप 2014 में देखते हैं, 19 में देखते हैं, तो चुन कर ऐसे लोगों को चुना गया था प्रस्तावक के तौर पर, जिन्होंने काशी की पहचान में कुछ अपना योगदान दिया था, या फिर काशी की पहचान का अहम हिस्सा रहे हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्र हो, सब जानते हैं कि मशहूर एक पर्सनालिटी हैं। 2014 में उनको प्रस्तावक बनाया गया था। गिरधर मालवीय, मदन मोहन मालवीय के परिवार के पंडित मदन मोहन मालवीय को हम सब जानते हैं। कल उन्हीं की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद प्रधानमंत्री ने अपने रोड शो की शुरुआत की थी। डोम राजा, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से कहें स्थान है काशी की संस्कृति में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रह चुके हैं। बुनकर समाज से प्रस्तावक रह चुके हैं। और कहा जा रहा है कि जो 4 अंतिम तौर पर नाम आज प्रस्तावक के चुने गए हैं, वो उसमें अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व दिखाई देगा, काशी की संस्कृति दिखाई देगी। और ये भी कहा जा रहा है कि रामलला के लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त निकालने वाले पंडित शास्त्री का नाम भी हो सकता है। तो अंतिम तौर पर किनका नाम सामने आएगा, उसको लेकर अभी भी एक तरह से देखें तो ये बात बिल्कुल सामने नहीं आई है। लेकिन मीडिया में चर्चा है कि जिस तरह से 2014-2019 में तमाम उन नामों को हमने देखा था जो काशी में नामचीन नाम है और काशी की संस्कृति का हिस्सा रहे, समाज के अलग अलग वर्ग से आते रहे, तो इस बार भी 2024 में ये देखने को मिला। एक बात और हम कहना चाहेंगे, 2014 में हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी जीत हुई थी, और वो जीत 2019 में आगे बढ़ी थी। और आज नामांकन से बीजेपी एनडीए संकेत देने वाली है कि एनडीए के तमाम देश भर के नेता यहाँ मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले एक बैठक भी होगी, जिसमें हम देखेंगे जब वो विजुअल्स आएंगे किस तरह से एकजुटता का संदेश और एनडीए का एक संदेश पूरे देश में देने का एक तरह से यहाँ संदेश दिया जाएगा। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ बीजेपी के सबसे बड़े नेता नहीं है, एनडीए के शीर्ष नेता हैं। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अब नामांकन करने जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर एनडीए की एक बैठक भी रखी गई है, जो नामांकन से पहले होगी इसी जगह पर। बिल्कुल, तो यहाँ पर एनडीए की बैठक भी होगी और एक तरह का एकजुटता का संदेश, यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं इसको भाजपा का। हमारे साथ विकास सिंह जुड़े हुए हैं घाट से। विकास के पास रुख करते हैं। विकास, जिस तरह से बात हो रही है कि प्रस्तावकों का उन्होंने जिक्र किया कि कोशिश यहाँ पर है छोटी से छोटी हर अहम बात पर ध्यान देने की, और समाज के विभिन्न वर्गों से कोशिश की है प्रधानमंत्री ने कि अगर वाराणसी के विकास की अगर बात करें, मैं सर्वांगीण विकास पर वो विश्वास रखते हैं। लेकिन हमने देखा कि उसका जो वाराणसी का जो बदलाव हुआ है, समाज के हर वर्ग तक कोशिश यहाँ पर की थी पहुँचने की। किस तरह से देख रहे हैं कि वो तमाम लोग आज एकजुट होकर यहाँ पर नामांकन में जो पूरा बिल्कुल ये तमाम आज का जो घटनाक्रम है उस पर लगातार हम बने रहेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आप सभी से अपडेट लेंगे तो नया सवेरा में आपको हम बता रहे हैं क्या कुछ आज दिन में खास रहेगा। आगे और भी खबरें हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ।
डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आज हम बात कर रहे हैं नए सवेरा में। आज खास तौर से आज के दिन की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अपना नामांकन दर्ज कराएंगे और उससे पहले की जो जिस तरीके से स्थितियाँ नज़र आ रही हैं उस पर हमारे जो संवाददाता हैं वो अपनी नज़र रखे हुए हैं। हमारे जो संवाददाता हैं वो बिल्कुल आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं। रामेंद्र का रुख हम यहाँ करेंगे। रामेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से लगातार बात की जा रही थी कि जो आज का दिन है वो काफ़ी अहम है और काशी तो हमेशा ही दिव्य रही है, भव्य रही है, लेकिन आज कुछ एक नया बदलाव जो है, नई भव्यता जो है, नई दिव्यता जो है वो कुछ नजर आएगी। मुकुल, बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री से काशी के रिश्तों की, तो आप जानिए कि अगर 10 दिन आप काशी में रह जाते हैं तो आप काशी के हो जाते हैं। वो 10 साल से काशी में हैं, इसलिए वो काशी के हैं। और काशी को जिस तरह सजाया है, संवारा है, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो एयर कनेक्टिविटी हो, इस तरीके से सजाया है कि काशी वालों को लगता है कि उनका नेता नहीं, उनके कोई परिवार का मुखिया डेवलपमेंट के काम कर रहा है, जो उनकी छोटी छोटी समस्या पर निगाह रखता है और किस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान हो उस पर काम करते हैं। थोड़ी देर बाद ये काशी के कोतवाल कहे जाते हैं काल भैरव मंदिर जहां हम हैं, यहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे, दर्शन करेंगे, इसके बाद वो जाएंगे एनडीए की बैठक करने के बाद नामांकन करेंगे। और नामांकन भी पुष्य नक्षत्र में कर रहे हैं। माना जाता है कि मंगल जिसका प्रबल होता है, यानी जो आज मंगलवार भी है, तो पुष्य नक्षत्र सबसे शुभ है। और ये विचार करने के बाद बनाया गया कि पुष्य नक्षत्र में वो नामांकन करें। मैं कहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि आपको काल भैरव के दर्शन कराएं। ये काशी के कोतवाल कहे जाते हैं, तो बिना इनके दर्शन के ये पूरी यात्रा नहीं पूरी होती है जी। यहाँ दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद कल काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन किए थे, आज काल भैरव जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद वो नामांकन प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। मुकुल, तो ये आज का कार्यक्रम उनका। और उसके बाद वो जाकर के रुद्रदास सेंटर में जो बौद्धिक लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनके साथ बैठक करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। मुकुल, बिल्कुल रामेंद्र, प्रधानमंत्री ने तो कह ही दिया है, बार बार कहते हैं कि अब मैं बनारसी हो गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें काल भैरव के दर्शन कराए सुबह सुबह। तो यहाँ पर एक मंगलवार के दिन काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई है और ख़ास तो जिस तरह से आपने बताया मंगलवार का दिन है, यानी कि बेहद शुभ संयोग है। और आज प्रधानमंत्री नामांकन भरने जा रहे हैं। क्या कुछ आपको लग रहा है कि आखिरी मिनट की जो तैयारियां आपको लग रहा है कि इस वक्त की जा रही हैं? देखिए, तैयारियां तो पूरी तरीके से की। देखिए, काशी के लोग तैयारी कर रहे हैं। इसको दूसरे तरीके से देखें, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में हैं, काशी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो बिना उनकी इच्छा के नहीं कर रहे हैं। उन्होंने निमित्त मात्र चुना है काशी को सुधारने संवारने का, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको सुधारेंगे। तो पूरे काशी के लोग स्तूप की तरह खड़े हैं। प्रधानमंत्री ऊपर दिख रहे होंगे, लेकिन वो पूरा स्तूप नीचे है, जहाँ काशी के लोग हैं, काशी के प्रबुद्ध लोग हैं। काशी में बहुत सारी ऐसी शख्सियतें हैं कि जिस गली में जाओगे आप पद्मश्री पद्म सम्मान के लोग हैं। यहाँ काशी में बड़े बौद्धिक लोग हैं, सांस्कृतिक लोग हैं, सांस्कृतिक राजधानी है, पुरानी नगरी है। तो काशी के लोग चुन रहे हैं नरेंद्र मोदी को, इसलिए सारी तैयारियां वो लोग कर रहे हैं। बाकी प्रशासन तो केवल मूवमेंट कैसे होगा इसकी तैयारी करता है। किसी को बुलाया नहीं गया था कल, तब ये भीड़ थी। तो आसपास के जनपदों के लोग भी मोदी जी को देखने के लिए आना चाहते हैं। तो पूरी तरह काशी तैयार है कि नरेंद्र मोदी अपना नामांकन करें और नामांकन करने के बाद चले जाएं और जीत का सर्टिफिकेट लें। इस तरह इस मनमानस में काशी तैयार है। जया, बिल्कुल, तो नामांकन के समय काफ़ी ज़्यादा खास होने जा रहा है कार्यक्रम। यहाँ पर देश भर से जो दिग्गज नेता हैं और भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं और साथ में काशी तो है ही, काशी की जनता तो है ही। रामेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपके पास फिर लौटेंगे, आगे बात करेंगे किस तरह से जब ये पूरा कार्यक्रम की होगी शुरुआत जी। और आगे बढ़े तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में नामांकन भरने के बाद झारखंड जाएंगे।
झारखंड के कोडरमा में प्रधानमंत्री आज जनसभा करेंगे। भाजपा की पारंपरिक सीट मानी जाने वाली कोडरमा सीट से बीजेपी की अन्नपूर्णा देवी चुनावी मैदान में है। इनके खिलाफ गठबंधन ने विनोद कुमार सिंह को उतारा है। तो अपना नामांकन दर्ज कराने के बाद झारखंड का रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोडरमा में यहां आज एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। यहां पर दिवाकर, नामांकन भरने के बाद दुगने जोश के साथ प्रधानमंत्री यहां पर चुनावी मैदान में हुंकार भरते नजर आएंगे। अगर हम बात करें क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें इस पूरे इलाके के चुनावी समीकरण की, थोड़ा सा वो भी समझाइए। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की एक के बाद एक कई जनसभाएं झारखंड में हो रही है और ये आज जो होने वाली जनसभा है वो प्रधानमंत्री की 5वीं जनसभा है। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड को किस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार जो है यहाँ पर रैलियां कर रहे हैं और उसके बाद जो जनता है उसे अपनी तरफ मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो झारखंड में जो 5वें, 6ठे और 7वें चरण का जो चुनाव होना है उसको लेकर अब चुनावी गहमागहमी काफी तेज हो गई है। हालांकि अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने चतरा में भी चुनावी रैली की थी और उसके बाद वहां का जो चतरा कंस्टिट्यूएंसी और हजारीबाग कंस्टिट्यूएंसी है इसके लिए उन्होंने जनता से आशीर्वाद मांगा था। और उसके बाद आज प्रधानमंत्री की रैली जो है वो कोडरमा संसदीय क्षेत्र और साथ ही साथ गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का जो इलाका है उसके बीच में मध्य में गिरिडीह जिले में पड़ने वाले बिरडी में उनकी जनसभा आज हो रही है और उसको लेकर लगातार जो है लोगों में जोश दिख रहा है। सुबह से ही लोग वहां पर पहुंचने शुरू हो गए। हालांकि प्रधानमंत्री की जो रैली है वो करीब 3:30 बजे के आसपास होगी। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कितनी बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। और झारखंड, चूंकि आप पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो झारखंड में 14 में से 12 सीटों पर जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए थे, एनडीए के उम्मीदवार। और आज जिन सीटों पर प्रधानमंत्री एक तरीके से चुनावी संकनाद करेंगे उसमें कोडरमा और जो गिरिडीह का संसदीय क्षेत्र है वो दोनों है। कोडरमा पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी है जो केंद्र सरकार में मंत्री भी है, शिक्षा राज्य मंत्री है। तो आप समझ सकते हैं कितना हाई प्रोफाइल सीट है। और एनडीए गठबंधन में यहाँ पर आसू पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो गिरिडीह जो है वो आसू पार्टी के कोटे में और वहां पर चंद्र प्रकाश चौधरी उम्मीदवार है तो उनके लिए भी है। साथ ही साथ एक अहम बात यह है कि एक विधानसभा का उपचुनाव भी हो रहा है और गांडेय विधानसभा उपचुनाव से इस बार जो है वो कांटे की टक्कर इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि वहां पर भी प्रधानमंत्री आज इस रैली के जरिए वहां के भी जो जनता है उसको भी एक तरीके से अपनी मैसेज देंगे कि किस तरीके से उन्हें वोट करना चाहिए। और ये जो सीट है इसलिए हाई प्रोफाइल है कि गांडेय विधानसभा का जो दिवाकर, लेकिन अगर देखा जाए क्योंकि हेमंत सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही है। जी बिल्कुल जी। और जैसा आप बता रहे थे कोडरमा सीट की अगर बात की जाए, बीजेपी की पारंपरिक सीट मानी जाती है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी की तरफ से कोई कोर कसर जो है वो हम कह सकते हैं छोड़ी नहीं जा रही है। प्रधानमंत्री खुद अलग अलग जो रैलियां हैं उनमें पहुंच रहे हैं और आज की जो रैली है इस वजह से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि कोडरमा को हमेशा से कहा जाता है कि जो इसकी हिस्ट्री है वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफी स्ट्रांग रही है और पिछले बार भी रिकॉर्ड मतों से जो उम्मीदवार थी अन्नपूर्णा देवी वो रिकॉर्ड मतों से यहाँ 5 लाख वोट से जीती थी। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का किस तरीके से गढ़ है और लगातार इसी को लेकर जो ये पूरा संसदीय क्षेत्र का जो इलाका माना जाता है, चाहे वो धनबाद का इलाका हो, कोडरमा का हो, गिरिडीह का इलाका हो, ये भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट रही है और यहाँ पर इनका हमेशा से दबदबा रहा है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री यहाँ रैली करने पहुंच रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री कोई कसर किसी भी सीट पर छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे वो उनके सहयोगी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। तो लगातार इस तरीके से रैलियां हो रही है। तो अब जब अगर हम 5वें के बाद 6ठे और 7वें चरण के चुनाव की बात करें तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री की झारखंड में गजब का डिमांड है। लगातार जो मांग है वो भी निकल कर आती है और प्रधानमंत्री हम देखते हैं किस तरीके से जो धुआंधार प्रचार है उसमें लगे हुए हैं। आज का दिन काफी अहम। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नया सवेरा का सफर जारी रहेगा, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। और ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। बात करें तो झांसी ललितपुर में आज से सियासी पारा उफान पर होगा, जब कांग्रेस और बीएसपी के नेता यहां अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार के मैदान में उतरेंगे। यहां 20 मई को मतदान है। जीत का झंडा लहराने के लिए सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। आज यहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और समाजवादी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य के समर्थन में संयुक्त रैली करेंगे। तो वहीं मायावती भी आज यहां हुंकार भरेंगी। यहां गुड़सराय में मायावती अपने प्रत्याशी रवि प्रकाश कुशवाहा के समर्थन में जनसभा करेंगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खड़गे आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की गृह जिले में होंगे। गोरखपुर में स्थित बांसगांव में खड़गे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करेंगे। यूपी के बांसगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सदल प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। खड़गे जनता से सदल प्रसाद के लिए समर्थन मांगेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के अमेठी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद अमेठी के रामलीला मैदान में ये विशाल जनसभा होगी। इस सीट से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में हैं। स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरियाबाद विधानसभा के रेलवे स्टेशन मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा क्षेत्र फैजाबाद की दरियाबाद विधानसभा बाराबंकी जिले में आती है। लगातार 24 की चुनौती में सभी राजनीतिक दल ताल ठोक रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में जनसभा करेंगे। वे बनगांव और उलवेरिया में जनसभा कर इन लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। बनगांव लोकसभा सीट से सांसद और भाजपा प्रत्याशी शांतनु ठाकुर दोबारा चुनावी मैदान में हैं। शांतनु के सामने टीएमसी ने विश्वजीत दास को उतारा है। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र उलवेरिया में भी पार्टी का प्रचार करेंगे। उलवेरिया सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण दयाल चौधरी हैं, जिनका मुकाबला टीएमसी की सजदा अहमद से होगा। उलवेरिया सीट पर 20 मई को चुनाव होगा। और लोकसभा चुनाव के 7वें एवं अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं इच्छुक प्रत्याशी 17 मई को नाम वापस ले सकेंगे। 7वें चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इनमें यूपी और पंजाब की 13 सीट, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। और वहीं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 96 निर्वाचन क्षेत्रों में कल 67% से अधिक मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग द्वारा साझा किए गए मतदान के ताज़ा आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। आयोग के मुताबिक रात 11:15 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 67.25% मतदान हुआ, जो 2019 के संसदीय चुनावों में इस चरण की तुलना में 1.74% अधिक है। आयोग के अनुसार कल पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 78.37%, तो आंध्र प्रदेश में 76.50%, ओडिशा में 73.97%, जबकि मध्य प्रदेश में 70.98% मतदान हुआ,
झारखंड की बात करें तो यहाँ 65.2%, जबकि तेलंगाना में 64.74% मतदान हुआ। तो महाराष्ट्र में 59.64%, तो उत्तर प्रदेश में 58.05% मतदान दर्ज किया गया, जबकि बिहार में 57.06% रहा मतदान का प्रतिशत। और सबसे कम मतदान की अगर हम बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में 37.98% दर्ज किया गया। आयोग ने कहा है कि इन आंकड़ों को लगातार अपडेट किया जा रहा है। तो चौथे चरण में 67.25% मतदान यहां पर हुआ है। चौथे चरण कल यहां पर समाप्त हुआ और अब आने वाले चरणों के लिए यहां पर जबरदस्त प्रचार जारी है, लेकिन फिलहाल 24 की चुनौती में अभी इतना ही। बिल्कुल, फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए नया सवेरा में अब देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की कल शाम दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। वे 72 साल के थे। बीते कुछ समय से वे गले के कैंसर से पीड़ित थे। आज उनका पार्थिव शरीर विशेष विमान से दिल्ली से पटना लाया जाएगा। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके राजेंद्र नगर स्थित निजी आवास में रखा जाएगा। इसके बाद पटना के गुलाबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुशील कुमार मोदी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, लालू प्रसाद यादव समेत कई पार्टी और विपक्ष के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। संदेश खाली एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहाँ की औरतें फिर से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस की साठगांठ के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आई हैं। महिलाओं ने यहां गांव की सड़कों पर रात में पहरेदारी शुरू कर दी है। असल में तृणमूल कांग्रेस ने संदेश खाली को लेकर अब एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें संदेश खाली से ताल्लुक रखने वाली बीजेपी नेता के खिलाफ कुछ बातें कही गई हैं। इसी वीडियो फुटेज पर नया बवाल मचा है। यहाँ की महिलाओं ने ही इस वीडियो को झूठा और फर्जी करार दिया है और कहा है कि टीएमसी यहाँ के बीजेपी नेताओं को फंसाने की साजिश रच रही है। महिलाओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि वे फर्जी वीडियो बना रहे थे। इस दौरान कुछ महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, जिसके विरोध में ये ताजा घटनाक्रम हो रहा है और महिलाएं रात में बाकी औरतों की सुरक्षा के लिए पहरेदारी कर रही हैं। इस बीच कथित फर्जी वीडियो के जरिए फंसाए गए स्थानीय बीजेपी नेता ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आज फिर सुनवाई होगी। और बात करते हैं मुंबई की, जहां घाटकोपर इलाके में होर्डिंग गिरने की घटना में अब मृतकों की संख्या बढ़कर 14 हो चुकी है। एनडीआरएफ के ताज़ा बयान के अनुसार 74 लोगों को इस घटना में घायल अवस्था में बचाया गया। वहीं बीएमसी के अनुसार होर्डिंग का निर्माण उनकी अनुमति के बिना किया गया था। बीएमसी के मुताबिक उस जगह पर 4 होर्डिंग थे और उन सभी को पुलिस आयुक्त के लिए एसीपी द्वारा अनुमोदित किया गया था। होर्डिंग्स लगाने से पहले एजेंसी या रेलवे द्वारा बीएमसी की कोई अनुमति या एनओसी नहीं ली गई थी। मुंबई पुलिस ने होर्डिंग गिरने के बाद ईगो मीडिया के मालिक और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मकान मालिक भावेश भिंडे और अन्य के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये।
और खबरों में आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने फिलिस्तीन पर यूएनजीए के 10वें आपातकालीन विशेष सत्र में गाजा और उसके बाहर संघर्ष के कारण उत्पन्न खतरे को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि गाजा में संघर्ष के कारण यहां मानवता के लिए आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं इस मामले में समाधान की पहल को सकारात्मक बताया। The conflict in Gaza has been ongoing for over 7 months, and the humanitarian crisis that it has triggered has been increasing. There is also the potential for growing instability in the region and beyond. In this context, we view the Council's adoption of Resolution 2728 as a positive step. The ongoing conflict between Israel and Hamas has led to a large-scale loss of civilian lives, especially women and children. The resulting humanitarian crisis is simply unacceptable. We have as such strongly condemned the deaths of civilians in the conflict. International law and international humanitarian law must be respected by everyone under all circumstances. तो समाधान को एक सकारात्मक पहल बताया है रुचिरा कंबोज ने। फिलहाल और भी खबरें हैं जिनसे आपको रूबरू हम कराएंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बारी अखबारों की सुर्खियों की। और अखबार की सुर्खियां जानने के लिए जो है रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी गवीश का। जी सुप्रभात मुकुल और जया, सबसे पहले और दर्शकों को भी सुप्रभात। जैसा कि हम दर्शक आप जानते ही हैं सब कि देश में चुनावी माहौल चल रहा है और लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, जिसके चलते कल 13 मई को चतुर्थ चरण के जो है मतदान वो संपन्न हुए हैं। देश के 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर मतदान हुआ है। मतदान प्रतिशत की बात करें तो लगभग 67% मतदान देश में हुआ है। एक जो ताज़ा आंकड़ा है उसमें कश्मीर की श्रीनगर सीट पर 28 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है और इस बार 38.5% मतदान हुआ है, जबकि यह प्रतिशत 2019 में केवल 14% था। और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 78% मतदान हुआ है। बात करें अगली खबर की, तो अगली खबर भी जुड़ी है राजनीतिक गलियारे से, जहां पर सभी दलों के नेता जोर शोर से प्रचार में लगे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने भी कल वाराणसी में एक रोड शो किया था, जहां पर जनता का जो सैलाब है वो देखने को मिला था और पुष्प वर्षा से प्रधानमंत्री का वहां स्वागत किया गया था। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री वाराणसी सीट पर अपना नामांकन श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद करने वाले हैं। अगली खबर जो है वह शोक से जुड़ी है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का निधन हो गया है। वे कैंसर से पीड़ित थे और 72 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। उनके पार्थिव शरीर को आज दिल्ली से पटना ले जाया जाएगा। बात करें अगली खबर की, तो अगली खबर है सीबीएसई के परिणामों से, जहां सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के परिणामों की घोषणा कर दी है। इस बार 24,000 से अधिक ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 95% से अधिक जो है नंबर वो हासिल किए हैं और नतीजे पिछले बार के मुकाबले इस बार अच्छे हैं। प्रधानमंत्री ने भी सभी विद्यार्थियों को शुभकामना दी है, बधाई दी है।
और छात्र भी अपने भविष्य को लेकर अब आगे संकल्पित हैं, आगे की ओर देख रहे हैं। अगली खबर है पाक अधिकृत कश्मीर से, जहां पर महंगाई, बिजली, पानी की समस्या के चलते हड़ताल चल रही है और हड़ताल के चौथे दिन भी वहां पर स्थिति काबू नहीं आई है। वहां पाकिस्तान सरकार ने रेंजर्स को तैनात कर दिया है प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए। अगली खबर है जुड़ी मौसम से, जहां पर गर्मी के चलते हाल बेहाल है और समाचार में प्रकाशित सूचना के अनुसार जो यह सप्ताह है वह और भी अधिक गर्म होने की संभावना है, जहां पर अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और प्रातःकालीन सुबह के समय तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है और प्रदूषण को इस तापमान के बढ़ने का एक मुख्य कारण बताया जा रहा है। तो ये थी कुछ खबरें जो विविध समाचार पत्रों में विस्तार से प्रकाशित की गई हैं। अब बढ़ते हैं आगे नया सवेरा में और चलते हैं मुकुल और जया के पास, जानते हैं आगे। बहुत बहुत शुक्रिया गवीश इन खबरों को हमसे साझा करने के लिए। यकीनन यहाँ पर लोकसभा चुनाव का जो पर्व चल रहा है उससे जुड़ी खबर और साथ ही साथ जो रिजल्ट्स कल डिक्लेयर हुए हैं सीबीएसई के, शानदार प्रदर्शन हमारे छात्रों का, बच्चों का, और उसी से देखिए जो लगातार एक जो मनोबल है हम कह सकते हैं बच्चों का भी बढ़ता है जब इस तरह के परिणाम सामने आते हैं। लड़कियों ने इस बार भी बाजी मारी है हमेशा ही, अब तो शायद हर एक क्षेत्र में आगे हैं। फिलहाल खबरों में आइए हम आगे बढ़ते हैं। खासतौर से अगर बात की जाए, लंदन में कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और लोगों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, खासतौर से अगर यहाँ बात करें, क्योंकि किस तरीके से अलग अलग जो खबरें निकल कर आती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर बात की जाए, क्या कुछ नया चल रहा है, ये लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण होता है कि जब नई खबरों की हम बात करते हैं, नया सवेरा में लगातार आपको बताते हैं क्या कुछ खास चल रहा है, लेकिन अलग अलग स्तर पर अगर देखा जाए जया, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है कि क्या कुछ नया और नई खबरों से लगातार रूबरू कराएं अपने दर्शकों। बिल्कुल, तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर डाल लेते हैं नजर। लंदन में कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और लोगों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के साथ एकजुटता दिखाते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हाथों में झंडे लिए हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 50 हो गई। भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ में अभी भी 27 लोग लापता बताए गए हैं। पश्चिमी कनाडा में जंगल की आग को देखते हुए लोगों को अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। वहीं वायु गुणवत्ता संबंधी चिंताएं भी पैदा हो गई हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के उत्तरी खार्किव क्षेत्र में 4 और गांवों पर कब्जा कर लिया है। रूस अब यूक्रेन के 9 सीमावर्ती गांवों पर नियंत्रण का दावा करता है। और आइए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। आईपीएल में आज दिल्ली में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने होगी। ये मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम रहने वाला है। दिल्ली के लिए प्लेऑफ की उम्मीदें कायम हैं। वहीं कल आईपीएल में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। मैच के रद्द होने के चलते गुजरात की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सीनियर मेंस टीम के हेड कोच के पद के लिए विज्ञापन जारी किया। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल जून में खत्म हो रहा है। द्रविड़ का आखिरी असाइनमेंट जून में होने वाला T20 विश्व कप है। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन की जोड़ी इटालियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता के अंतिम 16 में पहुंच गई है। और आइए देखते हैं खबरें सिने जगत से। तो दुनिया के प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक कान फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। भारतीय सिनेमा के लिए भी ये ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि देश की फिल्मों की एक विविध श्रृंखला वैश्विक मंच पर यहां पर धूम मचाने वाली है। तो लंबे समय से कान फिल्म महोत्सव में भारतीय फिल्में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। आपको बताएंगे क्या कुछ और खास है इसमें, लेकिन यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान। केंद्र में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर
और जनता के मुद्दे। होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जनादेश के प्रायोजक है MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। तो सिने प्रेमियों की निगाहें टिकी हैं इस वक्त फ्रांस के शहर कान में, जहां पर शुरुआत हो गई है कान फिल्म महोत्सव की। रेड कार्पेट भी बिछ चुका है और खासतौर पर भारत के लिए ये साल भी बेहद खास है। लगातार सॉफ्ट पावर के रूप में भारतीय सिनेमा वैश्विक मंच पर अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। कान फिल्म महोत्सव में क्या खास है, आइए आपको दिखाते हैं। इस बार कान फिल्म फेस्टिवल भारत के लिए खास होने वाला है। 14 से 25 मई तक फ्रांस में आयोजित होने वाले 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में खास तौर पर भारत पर्व का आयोजन होगा। कान में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सदस्य देश की क्रिएटिव इकोनॉमी को दुनिया के सामने पेश करने का काम करेंगे। ये पहली बार होगा जब देश कान फिल्म महोत्सव में भारत पर्व का आयोजन करेगा। इस दौरान गोवा में आयोजित होने वाले 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आधिकारिक पोस्टर और ट्रेलर का अनावरण किया जाएगा। 108 विलेज इंटरनेशनल रिवेरा में भारत पवेलियन का उद्घाटन 15 मई को प्रतिष्ठित फिल्मी हस्तियों की उपस्थिति में किया जाएगा। भारत पवेलियन का नाम इस वर्ष की थीम क्रिएटिव इन इंडिया को चित्रित करने के लिए सूत्रधार रखा गया है। पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट दर्शकों को आकर्षित करने और प्रतिष्ठित फिल्म पाल्म डी ओर के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि भारतीय एंट्री कान फिल्म महोत्सव आधिकारिक चयन के प्रतियोगिता खंड में 3 दशकों के बाद हुई है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के छात्र की फिल्म सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो को ला सिनेमा प्रतिस्पर्धी खंड में चुना गया है। श्याम बेनेगल की मंथन अमूल डेयरी सहकारी आंदोलन पर केंद्रित एक फिल्म क्लासेस सैंक्शन में प्रस्तुत की जाएगी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन को कान फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पियर अजेन्यू ट्रिब्यूट दिया जाएगा। इस मौके पर वो कान के प्रतिनिधियों के लिए एक मास्टर क्लास भी देंगे। कान फिल्म महोत्सव और मार्शेडू फिल्म में भारत की भागीदारी देश के विविध और जीवन से परिपूर्ण फिल्म उद्योग और वैश्विक सिनेमा समुदाय के साथ इसकी बढ़ती जुड़ाव को रेखांकित करती है। प्रत्येक महोत्सव भारतीय फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रतिभा दिखाने, वैश्विक दर्शकों के साथ जुड़ने और विश्व सिनेमा के समृद्ध चित्रों में योगदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अनूठा अवसर जो हमारे फिल्म निर्देशक हैं उनके लिए भी, फिल्म्स के लिए भी। और आइए अब नया शहर में बात कर लेते हैं मौसम की।
तो जाना आपने देश भर में मौसम और तापमान का कैसा रहेगा। फिलहाल नया सवेरा के संख में आज बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं मुंबई स्थित भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय की कुछ झलकियों के साथ, जो कला फिल्मों की मनोरम दुनिया का प्रवेश द्वार है। यहाँ भारत की समृद्ध सिनेमाई विरासत की शानदार झलक देखने को मिलती है। तो आप लुत्फ उठाइए इस म्यूजियम का और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।